पढ़ना शुरू कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। पीवाईक्यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो 491.1 किलो जूल पर मोल है। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो है वो है 198 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। इज नॉट फेसिबल एट 298 केल्विन। ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर अबव विच, कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये पॉसिबल है या जिससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर ये पॉसिबल है? तो मुझे बताइए सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कोई बता सकता है? H और S जिसमें दोनों हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? और पॉसिबल कोई रिएक्शन होती है नहीं होती है तो उसके अंदर G को यूज करते हैं, डेल्टा G। अगर वो नेगेटिव हो तो वो पॉसिबल है, वो पॉजिटिव हो तो पॉसिबल नहीं होती है। तो ये तीन चीजें कौन से फॉर्मूले में आती हैं? जल्दी बताओ। सर डेल्टा जी के में आती है सर। हाँ तो फॉर्मूला गिब्स फ्री बोलिए। एनर्जी के गिब्स फ्री एनर्जी के उसमें आती है सर तीनों चीजें। ठीक है, तो फॉर्मूला बोलिए जरा। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा। ठीक है, तो उसको यस अप्लाई सर। करोगे, सही है। तो डेल्टा जी इक्वल होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो देखो भी टी आपको निकालना है, सीधी सी बात है। और डेल्टा जी आपको क्या चाहिए? डेल्टा जी आपको इक्वल नहीं चाहिए, हमें तो छोटा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, कम होना चाहिए जीरो से। तो डेल्टा जी की जगह पर मैं ये टर्म भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हैं। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए जीरो से, नेगेटिव में होना चाहिए। यस, क्लियर है भाई? यस ये सर। समझ में आया बेटा? भरो फिर यार। एच की वैल्यू पता है, टी आपको निकालना है, एस की वैल्यू पता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या आएगा आपको अपने आप पता लग जाएगा। बस फाइंड द आंसर। ए बी सी, जल्दी से निकालो बेटा। ए बी सी ऑन द ट्री, इस लाइन का मतलब बता सकता है कोई? इंग्लिश पढ़ी होगी आप लोगों ने थोड़ी बहुत। कोई सॉल्व कर रहा है क्या? यस सर। यस सर कर रहे हैं। ठीक है, सभी कर रहे हैं। बाकी के बच्चे थम्स अप तो कर दो, बोल लोगे तो नहीं आप लोग मुझसे, है ना? सर आपसे नाराज हैं वो। नाराज हैं, सही बात है। अभिजय नहीं आया आ आज? रहे हो सर आप एक हफ्ते के लिए? अभिजय नहीं आया क्या? आज अभिजय नहीं आया। सर ऑप्शन डी आ रहा है सर। ऑप्शन डी? 24 डी। यस सर ऑप्शन डी। किसी और ने भी सॉल्व किया भाई? व्योम ने सॉल्व किया। कितना आ रहा आंसर? आपका भी सेम आपका है? भी सेम है। ठीक है, बाकी सब बच्चे चलो ढूंढते हैं, अब इसका आंसर ढूंढते हैं। इसने सही किया 2480.3 केल्विन। 2480.3 केल्विन, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ गए होगे सभी? यस सर। ये सॉल्यूशन भी दे रखा है, देख लो क्या क्या है, कैसे कैसे है भाई। एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये टर्म लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो एच की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, और मैंने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किया, ग्रेटर देन इक्वल जीरो रखा, तो टी जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन आएगा, इक्वली ग्रेटर देन आएगा। किससे बड़ा? टी इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़े टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये पॉसिबल है। समझ में आया भाई? कोर ऑफ द रिएक्शन
यस सर। Yes, sir. ठीक है, सिंपल इक्वेशन यूज करनी थी, सीधा निकालना था, जो निकल रहा अपने आप निकलेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटपटा सा है, ठीक है। चलिए, ये साइन मैं हटा रहा हूं, इसने क्या पूछा है और मैंने ये क्या साइन यूज कर रखे हैं, जरा इसके ऊपर सोचिए और कौन सा बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है, देन एक्सप्लेन इट टू मी। बहुत जनरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, उसी इक्वेशन पर है जो हमने अभी अभी करी है, बस उसको घुमा रखा है ए बी डाल के। अब समझ जाओ भावनाएं, ए क्या है बताया कोई? सर एच। सर डेल्टा Delta H. डेल्टा एच है। और बी क्या है? Sir, Delta S. डेल्टा एस। डेल्टा एस। ए बी सी ऑन द ट्री, इसका मतलब बताओ पहले तो। किसका सर? ए बी सी ऑन द ट्री, नहीं पता सर। नहीं पता? एक मधुमक्खी देखी पेड़ के ऊपर, अभी पता लगा? Yes sir. ए एक, बी अच्छा बी सर, डबल समझा सर। समझ गया सर। सी एस डबल ई टी, ए बी सी ऑन द ट्री। यहां पर भी ए और बी वैसे ही है ना, ये बस घुमा रखा है, कुछ भी नहीं है। ए मतलब डेल्टा एच और बी मतलब डेल्टा, डेल्टा क्या? एस, ठीक है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? अरे मुझे ना ये सारे ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या है, गलत है कि सही है? सर सही है। ऑप्शन बी सही है। यस चलो सर। चलो इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन से रिजेम्बलेंस करना। देखो एंडोथर्मिक कब होगी प्रोसेस, अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, मतलब एच अगर 0 Yes, से sir. बड़ा है, पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, और बी या तो 0 यानी एस की वैल्यू या तो 0 भर दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मतलब Positive आएगी सर। नॉन स्पॉन्टेनियस। Non spontaneous. स्पॉन्टेनियस को अगर हम एंडोथर्मिक, उसको हीट देने पर वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी कि उसे हीट देनी पड़ेगी स्पॉन्टेनियस करने के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट। अगर ये दोनों Correct. कंडीशन 0 अगर हम भरते हैं, याद रखना, अगर हम 0 भरते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू 0 की जगह अगर मैं लेस देन भर दूं, मतलब माइनस में अगर मैं भर दूं, तो भी सर डेल्टा पॉजिटिव ही आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी सर। प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच ऑलरेडी प्लस है तो ओवरऑल प्लस आएगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने वाली है? वो Positive. पॉजिटिव आएगी, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक समझ में आ गया सबको ये? सर बी तो नॉन जीरो कांस्टेंट है ना? क्या बेटा? सर बी तो नॉन जीरो कांस्टेंट लिखा है उसपे। हाँ, वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो कांस्टेंट, ये जीरो नहीं हो सकते, नॉन जीरो है, बट हम इसको जीरो भी मान लें तब भी ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है? देखो इसका रीजन बताता हूं, हमने क्या किया, यहाँ पर ना ए और बी के ये निशान लगे नहीं होते, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ये करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, तो मैंने अपनी मर्जी से ये ऑप्शन बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। यही चीज सेम 12th क्लास में चल रही है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन होता है, फिर हम उसमें मार्क लगाते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन को डिराइव करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होने की संभावना हो सकती है, ऑन द स्पॉट हम ऐसा कर रहे हैं, उससे इंटरेस्टिंग भी बन जाती है क्लास, है ना। तो ये साइन हमने खुद Yes, sir. लगाया, क्वेश्चन पेपर ही खुद बनाया, ये समझ लीजिए, खुद बना रहे हैं और फिर आंसर से मैच भी कर रहे हैं, हमें आंसर पता है, आंसर से मैच कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या था। तो हो सकता है ये आप ठीक कह रहे हो, ये सही बात पहचानी है कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये इक्वल तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है हम इसको रब कर देते हैं इक्वल वाले, ठीक है। ये लो, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो कांस्टेंट है, ए एंड बी आर नॉन जीरो कांस्टेंट, तो जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बी एक्सोथर्मिक है, तो बी अगर बड़ा हो 0 से, यानी कि डेल्टा एस अगर 0 से बड़ा, पॉजिटिव है,
तो क्या ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी, हमें एनर्जी देगी, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। बट डेल्टा एच अगर बहुत ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव में हो सर सकता है ना, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है तो बस डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा ना, ये तो एच पर भी करेगा, एस पर भी करेगा, तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन होना चाहिए। हेलो सर, सर वो तो सॉरी सर मैं स्पॉन्टेनिटी लेट हुआ। बताता है ना कि जो क्या डेल्टा बेटा, जी सर, तो डेल्टा जी सर वो तो ये बताता है कि कितना स्पॉन्टेनियस होगा सर, डेल्टा एच बता रहा है ना कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी। क्या क्या समझ नहीं आया, डेल्टा एच, सर जो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच, सर वो बताएगा ना कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। हाँ डेल्टा एच बताएगा एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, बिल्कुल हाँ, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो तो डेल्टा जी डेल्टा, तो सर ये बताएगा कि अपने आप रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, राइट। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन में क्या कुछ गड़बड़ करी हमने, सही है सर। सही है ना। सेकंड ऑप्शन में ये तो तो ऑब्वियस है, बड़ा ही डेल्टा होना एस पर चाहिए। तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्सोथर्मिक, वो डेल्टा एच पर डिपेंड करता है ना। यस सर। लेकिन फिर भी उसके हिसाब से भी सोचे तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल माइनस, अगर मैं इसको जीरो से बड़ा लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, और इस पर डिपेंड करेगा कि भाई अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है एक्सोथर्मिक होना इस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, चाहे ग्रेटर देन लगा दो चाहे लेस देन लगा दो। क्लियर है, हमें कुछ तो लगाना ही था ना यहाँ पे, ठीक है, समझ यस में आ सर। रही है बात? तो ये नेगेटिव गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इफ एक्सोथर्मिक, इफ ए की वैल्यू, ए अगर ए जो है वो जीरो से छोटा है, माइनस में है, ठीक है, ए माइनस में हो सकता है, यस सर। यस सर, जब हो सर सकता एक्सोथर्मिक होगा। अगर ए माइनस में हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी सर, एक्सोथर्मिक होगी सर। एक्सोथर्मिक होगी, है ना। तो ए की वैल्यू माइनस में है, और बी क्या होना चाहिए, अब बी भी तो वैल्यू करेगा ना, कुछ भी तो हो वैसे जाए। तो ए की वैल्यू से एक्सोथर्मिक डिफाइन हो जाएगा, बट बी की वैल्यू से हमें क्या चाहिए भाई, बी बड़ा चाहिए जीरो से, या जीरो के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये नॉन जीरो की बात कर रहा है, तो हम जीरो के बराबर तो नहीं लिखने वाले इसे, है ना। तो ये यानी कि ये बड़ा ही होना चाहिए। क्लियर है, यस सर। तो इसको भी हम रब कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी। डी देखो, एंडोथर्मिक, ए की वैल्यू, ए क्या होना नहीं हो चाहिए, सकता सर, ग्रेटर होना चाहिए सर। ए बड़ा होना चाहिए, एंडोथर्मिक तभी होगा, यानी इसको हम हीट दे रहे हैं तो ए जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे बड़ा कर दे तो सिर्फ ए के बड़ा होने पर, अगर डेल्टा एस, हाँ डेल्टा जी प्लस माइनस हो सकता है, तो अगर ये बड़ा होगा तो ऐसा हो सकता है, छोटा होगा तो ये नहीं होगा, तो मैंने इसको भी आंसर को गलत कर दिया। हालांकि तीनों में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं, तो यानी ए इक्वल जीरो, दैट इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, इक्वल आएगा, लेस देन, जीरो बड़ा है, माइनस, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए, और दैट एच इज नेगेटिव। तो ये सारी कंडीशनें हमने खैर फॉलो कर ली हैं भाई, समझ में आ गया ये, इसको मैं कुछ नहीं लगाता, आप लोग खुद सोच लेना। सर तो ये ए क्लियर ग्रेटर है देन सबको जीरो होगा ना क्वेश्चन, सर, ए ग्रेटर देन जीरो पीछे, मतलब आगे, क्या आगे साइड से यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, हाँ वो एंडोथर्मिक। पॉजिटिव होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एंडोथर्मिक होने वाली है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको, यस, यस सर। ठीक है। बस याद रखिएगा कि हम ऑप्शंस अपने हिसाब से बना रहे हैं, हालांकि हमने दो ऑप्शंस को करेक्ट कर दिया है, बट हमें नहीं पता था कौन सा ऑप्शन सही करना है, कौन सा गलत करना है, नो वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। एक्स एंड वाई दो रिएक्टेंट हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है गिब्स फ्री एनर्जी। ये कह रहा है मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टी इज, y मेजर होगा, मतलब y की वैल्यू ज्यादा होगी अगर t इतना है, x की वैल्यू ज्यादा होगी अगर t 350 है, x की वैल्यू ज्यादा होगी अगर t इतना है, y की वैल्यू ज्यादा होगी अगर t 300 है, ठीक है। तो आंसर तो वैसे आपकी स्क्रीन में ये सी आ रहा है, लेकिन कैसे आएगा ये अब आपको पता होना चाहिए। क्या करें इसमें, डेल्टा जी दे रखा है, और देखो क्या दिया है, ध्यान देना, डेल्टा जी इक्वल दे रखा है 120 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई में t। तो अगर मुझे इसको स्पॉन्टेनियस करना है, रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट स्पॉन्टेनियस करना है, क्या करूं, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर ज्यादा होनी चाहिए सर, ज्यादा होनी 120 से चाहिए।
इनकी मल्टीप्लाई 120 से ज्यादा आया कम आए, कम आनी चाहिए यार। यस सर। 120 सर स्पॉन्टेनियस कम क्यों आएगी सर? नेगेटिव करना चाहिए ना सर उसे। ज्यादा होनी चाहिए सर, ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव होगी ना। यस सर। तो रुको, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा। की वैल्यू सुनिए सुनिए, टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि इसका जो टोटल यहाँ आएगा वो 120 से ज्यादा आ जाए, ताकि ओवरऑल आंसर माइनस आए। ठीक है, माइनस में ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन अगर सही देखें तो माइनस में तो कम होनी चाहिए ना, इसलिए कंफ्यूजन होती है। समझ गए, मेरी भावनाएं भी समझिए। जी सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है भाई, अगर हम सिर्फ एक इंटीजर की बात करें तो मेरे पास इंटीजर क्या होना चाहिए, मेरे पास इंटीजर की वैल्यू यानी कि एक मैथमेटिकल टर्म, इस इंटीजर की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। माइनस वाला ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आंसर आएगा माइनस में। तो मैं टी में क्या भरूं, टी की वैल्यू क्या भरूं कि मेरे पास ये 120 से ज्यादा बन जाए। तो इसे सिंपल लिख लो, 240 से ज्यादा। मल्टीप्लाई में टी इक्वल, मुझे क्या करना है 120। सबसे पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो कितनी बनेगी, तो टी इक्वल क्या आ जाएगा 120 है ना, डिवाइडेड बाय 3 सर 3 into 8। 8। तो मैंने टी की वैल्यू निकाल ली जब दोनों बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाए तब टी की वैल्यू क्या आएगी। अब अपने हिसाब से कर सकते हो, 3 चौके 12, 4 सर आठे 320। 320 केल्विन, यानी कि अगर टेम्परेचर 320 केल्विन होता है तो क्या होगा, देन डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0। यस सर। भगत जनो समझ में आया यहां तक सबको? तो तो अगर इसका ऑप्शन बी होगा सर। सुनिए 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 एक बार सुनिए मेरी बात, अगर 320 से ज्यादा वैल्यू भरता हूं तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पहले तो ये बताओ। सर सर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अगर 320 से कम वैल्यू भरता हूं पॉजिटिव। सर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ, मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली, समझ नो लो। सर। इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। यस सर। और यस अगर सर। डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्शन अपने आप होने लग जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, याद रख लेना। तो यस सर। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी वाई की वैल्यू ज्यादा होगी अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो, और एक्स की वैल्यू कम होगी। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट कम होगा, यानी वाई कम होगा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो। समझ में आ गया भाई? जी सर। भावनाएं समझ गए तो अब क्वेश्चन बता दो, आंसर बता दो क्वेश्चन का। आंसर क्या है, कौन सा आंसर सही है? आपके पास एक 320 केल्विन टेम्परेचर, इससे कम अगर टेम्परेचर करते हो तो क्या होने वाला है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। इससे कम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट ज्यादा, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा। यहाँ देख लो वाई कब ज्यादा होगा, एक्स कब ज्यादा होगा। अब मुझे लग रहा है समझ सकते हो। अरे अब भी बता दो यार, अब भी नहीं समझ में आया किसी को? सर ऑप्शन बी लग रहा है सर, लेकिन उसमें रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा फिर। सी होगा ना, सी होगा। ऑप्शन बी आप कह रहे हो, एक्स ज्यादा, वो कह रहा है सर एक्स ज्यादा सी। 350 केल्विन पे। यार 320 से ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा। वो कह रहा है एक्स इज यस सर। इक्वल, गलत है यार ये तो, सही कैसे है? सर ऑप्शन ए। बट सर सी उससे होगा, सी। टेम्परेचर से 320 से नीचे ले सकते हैं फिर। बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? अरे हमें यार, कैसे कर रहे हो आप लोग? सर सी होगा। इन्होंने खुद टेम्परेचर दिए हैं और पूछा है कि इस टेम्परेचर पे वाई ज्यादा है या एक्स ज्यादा है, यही तो निकालना है। ओके सर। नहीं सी समझ में होगा आया, ना। उन्होंने टेम्परेचर दे दिया कि भाई ये मेरा टेम्परेचर, अब बताओ इस टेम्परेचर वाई ज्यादा होगा एक्स ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया 320 से नीचे है टेम्परेचर तो क्या होगा, एक्स ज्यादा होगा। एक्स ज्यादा 320 होगा से सर। ऊपर है तो वाई ज्यादा होगा। तो कंपेयर करो बेटा, इतना आसान यस सर, क्वेश्चन सी हो जाएगा सर, सी, सॉरी सर, सी हो जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। बाकी बाकी स्टूडेंट, दो ही बच्चों को समझ में आया, बाकी के सब सो रहे हैं। किस किस को भरपूर नींद आ रही है ना, खाना खा के सर्दी में रजाई में बैठे हो गए, आराम से सो रहे हैं हम।
है ना। टीचर कुछ भी करता रहे, हमें क्या लेना है, हम तो अपना हाइबरनेशन थोड़ा छोड़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है समझ में तो आ ही गया 2-4 और बच्चों को, है ना। बाकी के तो मुझे लग रहा नहीं है कि बोलेंगे अब। अरे देखो, सर्दी में बोलने पर हवा बाहर निकलती है ना, थोड़ा सा योगा हो जाएगा। ठीक है, मैं सारा दिन बोलता हूँ, है ना, पढ़ाने वाले टीचर बोलते रहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन, सीधी सी बात है। इसका रीजन बता देता हूँ, वाई ज्यादा, देखो 280 है, 320 से कम वाले टेम्परेचर पे क्या होता है सर मतलब एक्स ज्यादा होगा सर। एक्स ज्यादा होता है, तो यहाँ पर तो इसने वाई ज्यादा कर रखा है, गलत है ऑप्शन। इसमें क्या है 350, 320 से ऊपर वाले पर क्या होता है, वाई ज्यादा होता है, यहाँ इसने एक्स कर रखा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट डी को देखें, वाई ज्यादा है 300 पर, 320 से कम वाले टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, एक्स ज्यादा होगा ना, रिएक्टेंट, यस सर, एक्स ज्यादा है होना ना। चाहिए। ये कह रहा है वाई ज्यादा है, गलत है। और इसमें देखो एक्स ज्यादा है 315 पर, 320 से कम पर एक्स ही ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है, बस बात खत्म यार, इसी से अंदाजा लगाना आपने। क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पर वही भावनाएं समझा रखी हैं और उसकी मैंने कैलकुलेशन भी दिखा रखी है, कौन सा ज्यादा होगा इन्होंने खुद लिख भी रखा है, मेजर कंपोनेंट एक्स होगा, जी की वैल्यू यहाँ जी लेस बड़ा है 0 से, ठीक है, 15 है जी की वैल्यू, पॉजिटिव है, पॉजिटिव जी की वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या माइनस में है, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और उसने प्रोडक्ट ही ज्यादा कर रखा है। ऐसा माइनस के टेम्परेचर में क्या होता है, रिएक्शन अपने आप होती है, तो प्रोडक्ट ज्यादा होता है, तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, मेजर कंपोनेंट वाई होना चाहिए। पर अब क्या उसने वाई दिया क्या, उसने तो वाई नहीं दे रखा, मेजर कंपोनेंट एक्स दे रखा था, तो ऐसे करके इन सब का सिर्फ रीजनिंग कर रखी है, एक्चुअल में आंसर तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, तो आंसर सी होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टू ब्लॉक ऑफ सेम मेटल हैविंग द सेम टेम्परेचर T1 T2, किसी को जीरोथला याद है, कोई मेरे से पढ़ा था 11th क्लास में, उसको अभी जो रिसेंटली हमने पढ़ा उसमें जीरोथला करवाया था थर्मोडायनेमिक्स में। नाम से मत डरना, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोच लो, बताओ भगतो। सर अगर ABC 3 हमारे पास सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है हमारे पास, और ए और ठीक है, बी समझ गया बेटा, एडियाबैटिक बाद बॉल में है। बात करेंगे, रुकिए, दूसरे बच्चा कोई बताए भाई, कृष्णा को आता है, बाकी स्टूडेंट, ऑल द हाइबरनेटिंग स्टूडेंट्स, किसी को नहीं आता? सब सर अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यस राइट, ठीक है, इसको सिंपल करके समझते हैं। सिल्की ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मान लीजिए आपके पास कोई ए चीज है और कोई बी चीज है और कोई सी चीज है, तो कहता है ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो जीरोथला बोलता है ए और बी का टेम्परेचर बराबर होगा, है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही यस important है। यही है जीरोथला और कुछ नहीं है। इसको एक्चुअल में फर्स्ट ला के बाद उनको समझ में आया कि हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ला छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने इसको फर्स्ट ला तो पहले आ चुका था, तो इसलिए इसका नाम जीरोथला रख दिया। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, वैसे तो बड़ी कॉमन चीज है। आप कहेंगे यार इतनी कॉमन सी चीज है, जब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो ए और बी का तो बराबर ही होगा ना, है ना। अब यहां पर उसकी जरूरत पड़ी थी, कैसे, दो ब्लॉक है मेटल के ए और बी, ठीक है, जिनका टेम्परेचर है T1 T2 रिस्पेक्टिवली, उनको आपस में कांटेक्ट में रख दिया एक दूसरे के, अलाउड टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, और उन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया कांटेक्ट में रखते ही, एट द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, याद रख लेना। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस, एंट्रोपी के लिए इसका प्रोसेस, तो ये सीधा फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हल्की सी, किसी को याद नहीं है कोई बात नहीं, हम अभी कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, पहले तो कॉमन टर्म सीख लेते हैं। मान लो एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के पास ले आए, तो एवरेज टेम्परेचर कितना बनेगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज टेम्परेचर होगा दोनों चीजों का। मान लीजिए एक चीज का टेम्परेचर 30, दूसरी चीज का टेम्परेचर 40, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया? यस सर। बाकी के भक्तों? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ठीक है, इतना आ गया, मतलब बेसिक बेसिक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो भाई सिंपल है, डेरिवेशन है, नोटबुक और पेन उठा लो,
ठीक है, या फिर सीधे फॉर्मूले याद कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, एक तो मैंने अभी अभी आपको बताया है ना। दूसरा एंट्रोपी ऑफ S1 ब्लॉक, एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला है Cp नेचुरल लॉग T फाइनल बाय T इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। हाँ भाई, क्लियर है ये सबको? यस यस सर। सर। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स दे रखे हो, इसको लिख लेना नोटबुक में और रट्टा मार लेना, दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो तो टी फाइनल बाय टी इनिशियल, पहले क्या था टेम्परेचर और अब क्या है टेम्परेचर, और अगर आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा हो तो आप एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? जी सर। तो S1 यानी फर्स्ट ब्लॉक के लिए एंट्रोपी चेंज, उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। फर्स्ट ब्लॉक का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं, उसका टेम्परेचर मान लो 30 था और दूसरे का था 40, तो कौन किसको टेम्परेचर दे रहा है वो एक अलग मैटर है, हाई से लो में जाएगा हमें पता है, लेकिन ये 40 है तो इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा ना, बिल्कुल होगा, ये 35 पहुंच जाएगा, और इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये चीज कॉमन है। तो भाई दूसरे का भी हमें सीपी पता होना चाहिए, दोनों सेम मेटल है तो सीपी दोनों के लिए सेम रहेगा, बट टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए S2 की एंट्रोपी की वैल्यू अलग अलग आ गई। क्लियर है बेटा? यस सर। तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। अब दोनों को जोड़ दिया हमने, ये लो इसको भी जोड़ दिया, ये लो इसको भी जोड़ दिया, T2 और टी फाइनल तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, 35 डिग्री है ना, ये समझ में आ रहा है? नीचे गड़बड़ आएगी, एक का 30 आएगा एक का 40 आएगा, अगर मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई इसी के अंदर, सीपी नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को इकट्ठा कर दिया इन्होंने, ये प्लस में है तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें आपस में दोनों को। यस सर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सीपी को कॉमन निकाल लिया, नेचुरल लॉग, तो ये नेचुरल लॉग था ये भी नेचुरल लॉग था, प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो गया सीपी कॉमन निकलने के बाद। ठीक है, आगे क्या करें, सीपी नेचुरल लॉग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, टीएफ का स्क्वायर आ गया, T1 T2 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सीपी नेचुरल लॉग। अब देखो भाई, टी फाइनल की वैल्यू क्या होती है, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था। ये समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू यहां पुट यस की। सर। ठीक है, टी फाइनल, क्योंकि हमें टी फाइनल तो पता ही नहीं ना, हमें तो T1 T2 पता है, तो भाई आ गया, बस बात खत्म है। तो नीचे 2 दूना 4 हो गया, ये रहेगा 4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, दैट इज ऑल सीपी। तो भाई ओवरऑल हम सीधा लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी जो है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी वो होता है सीपी नेचुरल लॉग। ठीक है, T1 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइड में आता है 4, जो अटपटा सा वर्ड लगता है, हम जनरली 4 पढ़ते नहीं है कहीं पे, है ना, T1 मल्टीप्लाई में T2। यस बेटा, क्लियर है? दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला। जी सर। सीपी अगर आपको दे रखा हो, टेम्परेचर T1 T2 दे रखा हो, तो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक टेम्परेचर है, मान लो T1 आपको 300 है, मेरे को आंसर अभी निकाल के दिखाओ, राइट नाउ आई वांट द आंसर, नोटबुक पेन उठा लो। ठीक है, और आंसर ना चैट बॉक्स में लिखना। टेम्परेचर आपके पास T1, दो मेटल्स है, एक मेटल का टेम्परेचर है 300 केल्विन, दूसरी मेटल का टेम्परेचर है 310 केल्विन। 10 लगाएं, नहीं रुको, 400 केल्विन। ठीक है, एक का टेम्परेचर 300, एक का है 400, समझ गए? दोनों का टेम्परेचर आपको मैंने दे दिया। सीपी जो है वो आपका कितना बनता है, चलो वो 100 है, 100 पर केल्विन पर मोल, है ना, 100 जूल पर केल्विन पर मोल सीपी। अब मुझे एंट्रोपी चेंज बताओ कितना हुआ, T1 300, T2 400, सीपी 100, व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा मुझे बताना। नेचुरल लॉग की फॉर्म में आंसर दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल लॉग को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करोगे तो पहले लगेगा log 2.303 log, फिर T1 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय फलाना धिमकड़ा जो भी लगा रखा है लगा सकते। पावर को इस तरफ लेके आओगे तो डेफिनेटली वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसको और आगे सोल्व किया जा सकता है, काफी आगे।
आंसर निकला किसी का? दो मिनट सुनाई नहीं दिया बेटा, कितना आया? लिख दो या तो चैट बॉक्स पे, आवाज कट रही है आपकी। दो मिनट से लिख रहा हूँ। ओके ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पे एक दो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बड़ा बेटर रहेगा काम, है ना? ठीक है भाई, सॉल्व कर ही लोगे, वैल्यू भरनी थी और कुछ नहीं करना था, है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंजेस। एंट्रोपी चेंज प्रोसेस का नेगेटिव किस में होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों को डिस्कस करेंगे। हालांकि आंसर ये है, ए कैसे है वो भी आप लोगों को डिस्कस करना होगा। ठीक है, N2 प्लस H2 NH3 होता है, और हमें बताना है नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। कैसे बताएं डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? एंट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दो भाई आप लोग, किसी को पता है एंट्रोपी की डेफिनेशन? माधव ने सॉल्व करके दिया, चलो ठीक है बेटा। व्हाट इज एंट्रोपी? हु नोज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी? सर एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। ठीक है, और रैंडमलेस मतलब क्या? फ्रीडम, सर फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू मूव इज कॉल्ड रैंडमनेस। ठीक है, मेनली तो अगर कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड बना दिया, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं, पता है ना? पानी में नमक अपने आप घुल जाता है, क्योंकि वो लगातार चलते रहते, टक्कर मारते रहता है। किसी सॉलिड के अंदर कोई कैविटी बनाओ, उसमें नमक डाल दो, 20 साल बाद भी देखोगे नमक ऐसे रहेगा, वो नहीं घुलेगा उसमें, सॉलिड में वहीं रहेगा जहां आपने रखा था। लेकिन पानी में एक कोने के अंदर नमक डाल दो, कोई सॉलिड टुकड़ा नमक का वो डाल दो एक कोने में, आप 1 घंटे 2 घंटे बाद देखोगे पानी में नमक अपने आप घुल जाएगा। कैसे घुला? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं और वो टक्कर मारते रहते हैं, नमक को टक्कर मारते रहते हैं, और धीरे धीरे नमक घुलता रहता है पानी में, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चलते हैं। क्लियर है? हमने ये स्टेट ऑफ मैटर में किया भी था, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। उसके बाद जब गैस बन गया, गैस में तो मॉलिक्यूल और भी ज्यादा मोशन से चलने लग जाते हैं, यानी कि सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी होती है लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा आजादी होती है फ्रीडम टू मूव गैस में। ठीक है, तो सभी चीजें अपनी एंट्रोपी जो है वो क्या करना चाहते हैं, एंट्रोपी कम करना चाहती हैं सभी चीजें। ठीक है, ज्यादा एंट्रोपी तो कम करना चाहती है, वो स्टेबिलिटी को लीड करता है। खैर वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एंट्रोपी नेगेटिव किसकी होगी, मतलब कम किसकी हो जाएगी। अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, नंबर ऑफ मोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिएक्शन को करो बैलेंस। नंबर ऑफ मोल में चेंज देखो, नाइट्रोजन 1 मोल था, हाइड्रोजन 3 मोल था, कितने हो गए टोटल? रिएक्टेंट हो गए 4 मोल। 4 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोलिक्यूल्स, है ना? 6.022 10^23 होता है एवोगैड्रो नंबर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल मोलिक्यूल है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, 4 मोल मोलिक्यूल हवा में उड़ रहे हैं, गैस है, सारे गैस हैं, ध्यान रख लेना। अमोनिया कितना बनेगा? 2 मोल, तो इसका मतलब 4 मोल से मोलिक्यूल 2 मोल हो गए जो गैस है, 2 मोल मोलिक्यूल कहाँ गए? कम हो गए। इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? गैस के मोलिक्यूल कम हो रहे हैं, बताओ भाई। एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर आप ये वाला क्वेश्चन सर एक बार फिर से बता सकते हो? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन, अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, टोटल 4 मोल हमारे पास रिएक्टेंट है। जब हमने अमोनिया बनाया तो 2 मोल अमोनिया रह गया, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल गैस के कम हो गए, पहले 4 मोल थे अब 2 मोल रह गए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? गैस के मोलिक्यूल कम हो रहे हैं। बताइए, समझ आया किसी को क्या? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल घटने से क्या फर्क पड़ने वाला है, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? आज तो पक्के तौर पर सारे बच्चे सो रहे हैं, है ना?
मुझे पता है कि कोई भी जाग ही नहीं सर रहा। घटेगी सर एंट्रोपी घटेगी। एंट्रोपी घटने वाली है भी, ऑब्वियस सी बात है। 4 मोल से गैस पहले 4 मोल थी, अभी रह गई 2 मोल। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल घट रहे हैं, चाहे सॉलिड बन रहा है नहीं बन रहा वो एक अलग बात है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल घट रहे हैं। गैस अगर बनेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। गैस का यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू सीधा निकाल लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट थे 2 मोल, रिएक्टेंट है टोटल 4 मोल, हमारे पास आया -2 मोल। तो अगर माइनस में वैल्यू डेल्टा एनजी की आती है तो जो एंट्रोपी वो माइनस होती है, डिक्रीज होती है। तो पहले केस में एंट्रोपी होगी डिक्रीज, इसने नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव ही रहेगी, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। दूसरा केस लेते हैं, डिसोसिएशन। देखो भाई ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है, इससे ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये है गैस। तो हमें तो गैस मतलब सॉलिड से कोई चीज गैस में आ रही है, भले ही ये सॉलिड रह जाए, इनकी एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, लेकिन ये तो गैस में आ रहा है। तो सॉलिड से कोई चीज गैस बनेगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगी सर। इंक्रीज, यस। तो ये तो सीधा आंसर है ना। डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन टू वाटर, डिसोल्यूशन। आयोडीन डाल दी अपन ने, किस में डाल दी? आयोडीन सॉलिड होती है, पानी में मिला दी, वाटर के साथ में आयोडीन है, एक्वस बन गई। पानी में जैसे नमक घुल जाता है, तो पहले नमक क्या था? सॉलिड था, अब नमक भी पानी के मॉलिक्यूल के साथ तैर रहा है ना, अब वो सॉलिड नहीं है। तो मूवमेंट, फ्रीडम टू मूव बढ़ गया नमक का, आयोडीन का भी बढ़ गया। सर बढ़ेगा। यस सर बढ़ेगी एंट्रोपी। हाँ, इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर सूखी बर्फ। सर वो बर्फ पिघलती नहीं है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्फ है, ठंडी है, लेकिन गीली नहीं है। आप उसको टच करेंगे आपका हाथ गीला नहीं होगा, पानी की बर्फ को टच करेंगे हाथ गीला हो जाएगा, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, तो ड्राई आइस, उसको सब्लिमेट कर दिया, आइस को सीधा गैस बना दिया। भाई सॉलिड से कोई चीज गैस बन रही है तो एंट्रोपी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, है ना। फ्रीडम टू मूवमेंट बढ़ Yes, sir. जाएगी। तो इस वजह से ये भी क्या होगा? सब्लिमेशन भी इसमें भी इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज किस में हो रहा है? सिर्फ पहली first वाले प्रोसेस में। में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। यहाँ पे वही रीजनिंग दे रखी है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल गैस है, अंडरगो द आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये ध्यान दे लेना भाई, कंप्रेस होती है गैस, मतलब हम काम कर रहे हैं 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर है, एक्सटर्नल है, साथ में बाहर से लगा रहे हैं हम लोग, है ना। हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने में वो हीट यूज हो गई, हीट को यूज किया, यानी इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है और उसको यूज किया एल्यूमिनियम का 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने में। मोलर हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की दे रखी है कि 24 जूल चाहिए हमें 1 मोल को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। 24 जूल 1 मोल 1 केल्विन बढ़ाने के लिए चाहिए हैं एल्यूमिनियम के लिए। हमारे पास 1 मोल ही एल्यूमिनियम है, तो 1 मोल का 1 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? 24 जूल चाहिए अपने को। तो वो पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना बढ़ा, ये पूछा जा रहा है। और 1 मोल बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए 24 जूल, और कितना बढ़ गया ये वो पूछ रहा है। मोलर हीट दे दी और बोला कि 1 मोल एल्यूमिनियम है तो कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, और उसके अलावा उसने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब। क्या हुआ? वो वॉल्यूम कम हो गया, हमने वर्क डन किया इसके ऊपर, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो कांस्टेंट है 4 नैनोमीटर। हाँ भाई, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे ये बता दो बस। वर्कडन वाला P डेल्टा V। इंटरनल एनर्जी निकाल लो, P डेल्टा V, वर्क डन तो लगेगा, उसके अलावा भी कुछ लगेगा। इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना, यस सर। तो सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 डेल्टा यू इक्वल 0 होगा, 0 होगा, बिल्कुल सही है। डेल्टा इक्वल Q प्लस W, फॉर्मूला लगाओ सीधा, डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। अब देखो हीट हमें निकालनी है, W वर्क डन, आइसोथर्मल कंप्रेशन मीटर क्यूब से, वॉल्यूम चेंज हमें बता दिया W की जगह, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज तो 0 होगा। क्यों?
क्योंकि आइसोथर्मल है तो चेंज जो है वो जीरो होगा इंटरनल एनर्जी का। मैंने आपको कल भी बताया था, आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होता है। ये लाइन रट्टा मार लो, रट्टा लगा लो, हर जगह यूज होती है। थर्मो के ड्यूरिंग भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूं, ये दूसरा दिन है आज। तो आइडियल गैस के लिए तो जीरो हो गया क्योंकि उसने आइसोथर्मल बोल दिया। इस वर्ड पे ध्यान देना, कंप्रेस कर रहे हैं। हीट, हीट कितनी निकली वही तो निकालनी है। और क्यू डब्ल्यू कितना है, पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है, 4 नैनोमीटर है प्रेशर। और डेल्टा वी कितना आएगा, 1 माइनस 5 है ना। अब ये बताओ क्या डब्ल्यू वर्कडन, वर्कडन कंप्रेस कर रहे हैं, वर्कडन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वर्कडन तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा होगा सर। है ना। और हीट, हीट 1 माइनस 5, तो ओवरऑल क्या आने वाला भैया 1 माइनस 5, मतलब 5 माइनस 1 करें 1 माइनस 5, 5 सर 1 माइनस 5 ही होगा। 1 माइनस 5 होगा तो ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का सर कितना आ वो जाएगा, 16 आ तो जाएगा, क्यू सर इक्वल 16 कितना आ आएगा, जाएगा। 16 आएगा। यहाँ माइनस का बनेगा और उधर आएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा। 16 पॉजिटिव हो जाएगा। यस क्लियर है यस बेटा, सर। ठीक है। Yes, तो sir. हमारे पास क्यू की वैल्यू, हीट आ गई। अब देखो उसने मोलर हीट कैपेसिटी दी है और पूछा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन किसको आता है, बस वही आंसर होगा। क्यू इक्वल एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी, क्यू इक्वल एनसीवीडीटी होने वाला है। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ भाई समझ में आ गया। एन नंबर ऑफ मोल उसने दे रखे हैं, 1 मोल। सीपी की वैल्यू 24 जूल, प्रेशर कांस्टेंट है। डेल्टा टी, डेल्टा टी यही तो निकालना है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, कैसे निकला, 24 16, 16 बाय 24, 3 बाय 2 बाय 3 केल्विन। हाँ बेटा समझ में आ गया सबको, डी इज राइट आंसर। क्लियर है, दो फॉर्मूला यूज हुए, कौन सा, U इक्वल क्यू प्लस टी डेल्टा वी। ये U और E बराबर होते हैं, एक ही चीज होती है। इंटरनल एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान है यार। एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है, प्रोसेस है कोई, मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। फिर से टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वही डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, सर ऑप्शन सी 5 केल्विन। टी डेल्टा एस। लेकिन इसने बोला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, सर लेस देन 0। यस सर, तो नेगेटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अरे एक मिनट, इसको नहीं लिखेंगे, शॉर्ट होना चाहिए। जी क्या होना चाहिए, छोटा, सॉरी, ठीक है, 0 बड़ा होना चाहिए। तो मैं H माइनस टी डेल्टा एस को लिख देता हूँ, क्योंकि डेल्टा जी यही तो है, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, है ना। यस सर। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन, सही नहीं लग रहा यार साइन, ठीक है, 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। भरो और सॉल्व करो। आ गया सर, 5 केल्विन आ रहा है इसका। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। यस सर। समीक्षा, जतिन ये लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कृष्णा भी एक्टिवेट है, और बाकी के सारे बच्चे कहाँ हैं भाई, सर मैं भी तो एक्टिवेट हूँ। हाँ व्योम भी एक्टिवेट है, यस राइट बेटा राइट, ठीक है। और बाकी बाकी सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं, कैसे, कोई एप्लीकेशन है क्या जो आपने डीएक्टिवेट कर दिया ना, ब्लॉक फ्रॉम द, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कैसे करते हैं बच्चे, करते हैं ना। देख लो, अब ये एक दीपिका है ना, वो स्माइल भेजती रहती है लेकिन आंसर नहीं भेजती कभी भी, ऐसा ही है। आंसर भी भेजना बेटा, नोटबुक और पेन भी रखना है साथ में, वो बहुत जरूरी सर है। हमारी क्लास में तो कोई दीपिका है ही नहीं। कोई दीपिका नहीं है, ये डबल एस स्टूडेंट दीपिका ही है, सर ट्रिपल एस शिवानी है, स्टूडेंट। शिवानी। शिवानी है क्या, अरे सॉरी सॉरी, हाँ हाँ शिवानी, नाम भूल गया मैं। अरे एक और 12th क्लास में दीपिका है एक्चुअल में, वो उसका नाम भी अलग है, तो मुझे इन दोनों के नाम ऐसे लगते हैं जैसे जो नेम है वो सामने दिखाई नहीं देता, मैं तो आपको नाम से ही जानता हूँ या फिर शक्ल से
तो सर काम पहचानता तो ही नहीं, है ना, या आवाज से पहचानता हूँ बस, आवाज काम कुछ तो नहीं किया सर, नाम अलग है। हाँ नाम अलग आईडी अलग है ना, इसलिए हाँ शिवानी है वो, सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, चलो अभी दिमाग लगाना पड़ता है मुझे कि यार ये ट्रिपल एस स्टूडेंट ये 11th में है, इसका क्या नाम था, शिवानी नाम था, है ना। अब मैंने दिमाग लगाए बिना सोचा कि वहां पर भी एक ऐसी ही गुड़िया है, उसका नाम दीपिका है ना। चलो देख लो इंसान को कहाँ कहाँ डाइवर्ट होकर दिमाग लगाना पड़ता है। बताओ फिर ये आंसर निकालो यार इसका, बाकी किसी स्टूडेंट ने निकाला, बातें तो मार आ लो गया आप सर लोगों से, 5 सब केल्विन। बोलने लग जाएंगे। सर डी है। बी 4 केल्विन, सर डी डी। डी मेरा 5 12 केल्विन केल्विन। आया सर। और ठीक है, विशेष का 5 केल्विन है, व्योम ने निकाल दिया, विशेष ने निकाल दिया, समीक्षा ने, जतिन ने। ये 12 केल्विन कैसे आया बेटा? चलो ठीक है आंसर दिखा देता हूँ, खुद निकाल लो। 5 केल्विन राइट आंसर है। ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल भी रहेगा क्या? हाँ इक्वल भी तो रहेगा, स्पॉन्टेनिटी मतलब मिनिमम टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल रहेगा ना। यस यस सर। ग्रेटर देन इक्वल कम से कम या तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है ऑब्वियस, ठीक है वो भी लगा सकते हैं, 0 के बराबर नहीं होगा यहाँ, लेकिन यहाँ होगा, इससे इक्वल या इतना कम से कम होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा समझ में आ गया आंसर? देखो भाई ये H/S लिख रखा है इन्होंने, इन्होंने कुछ अलग तरीका लगाया, ये क्या कर दिया, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं, इसको इसी के हिसाब से देखना। ठीक है तो कैसे देखें, अब देखो जरा इसको सही करते हैं हम, लेट्स डू इट राइट। क्या करें, ये लेस देन 0 होगा है ना, 0 बड़ा है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, 0 यहाँ पर बड़ा है, वैल्यूज भरो, कितनी भरे डेल्टा H की वैल्यू 200 सर 200। और T तो हमें निकालना ही है, डेल्टा S की वैल्यू कितनी है 40, यस सर। यस सर। 0 हो गया। अब भाई T वाले को उधर ले जाओ, 200 ग्रेटर देन 40T आ जाएगा। ठीक है अब मैं लिख सकता हूं इसको सीधा सीधा, तो T जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए भाई, 200 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर है? यस सर। उन्होंने यही किया, H/S को सीधा लिख दिया ना, ग्रेटर देन कम से कम इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है क्या, बराबर में तो 0 हो जाएगा, बराबर नहीं लिखेंगे फिर से, है ना, बड़ा ही होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? कैसे आया समझ में आ Yes, गया होगा, है ना। दैट्स इट। चलो 12 नहीं आएगा, बस ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ऑन योर स्क्रीन, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg आइस है, 1 किलो आइस है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, 2-3 फॉर्मूलाज हैं। 1 किलो आइस है आपके पास में 273 केल्विन पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको वेपर बना दिया 383 केल्विन पर। बहुत सारे चेंज होने वाले हैं इसमें। स्पेसिफिक हीट है लिक्विड वाटर की और वाटर वेपर की। देखो लिक्विड वाटर और वाटर वेपर दोनों की अलग अलग है, 4.2 और 2.0। ठीक है फिर उसके बाद में हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन, फ्यूजन की हीट भी दे रखी है और वेपोराइजेशन की भी दे रखी है। फ्यूजन की 334 है, वेपोराइजेशन की 249 है। ठीक है फिर लोग 273 की वैल्यू, लोग 373 की वैल्यू, लोग 383 की। अभी 373 क्यों दे रखा है जबकि 383 था हमारे पास, है ना, 100 डिग्री से उसे गुजरना पड़ेगा इसलिए दे रखा। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि कोई स्टूडेंट करने के लिए बोलेगा मुझे, कृष्णा से थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकता हूँ, कृष्णा, जतिन और व्योम थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। कोई आइडिया है बेटा, आइडिया बता सकते हो? सर मैं बताता हूँ सर, अब तो आपने इज्जत पे बोलिए। बात कर दी। हाँ विजय बेटा बोलिए, आप आ गए क्या? नहीं मैं मुझे लगा बहुत कि देर से था। हाँ सही है, चलो नहीं वेलकम सर टू वो अगेन। जो चैप्टर मेरे को आते नहीं है ना, फिर जिनमें हाथ थोड़ा टाइट है उनके उनमें बीच में इंटरप्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, लेकिन उनमें हाथ टाइट है तो उनमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, बस इतनी सी बात होती है पता है? अगर आपका हाथ हाँ टाइट है बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करो, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। समझ नहीं ये रहे हो? क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का रखा है, आता है मुझे। ठीक है तो आता है तो बताओ क्या यूज होगा। आंसर तो ले आओ, रुको तो। आंसर नहीं, मुझे अप्रोच चाहिए क्वेश्चन की, आंसर तो निकाल ही लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा मुझे करवाना है। अच्छा सर ऐसा। ऐसा कुछ तो एनसीईआरटी में भी है एक। ऐसा क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में आंसर भी है? होगा बिल्कुल 9.25 9.25 हाँ 9.26 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। 9.5 बोल रहा है, कभी 9.26 बोल रहा है।
हाँ मतलब 9.25 मेरा आंसर आ रहा है, 9.26 इसमें, आप 9.2 को लॉक कर दो। ठीक है, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मान सकते हैं, देखते हैं वो तो। अब मुझे अप्रोच बताओ कैसे सॉल्व होगा। सर देखो, हमको पता है कि जैसे हमें पता है डेल्टा एस जो होता है वो डेल्टा ई ट्रांसमिशन अपॉन में टी होता है, ठीक है। ई अब और सर टी क्या होता है? हाँ, ई क्या है? डेल्टा एस सर, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है? ओ क्या था? स्पेसिफिक फॉर्मूला? हीट। हाँ, कुछ नहीं सर, क्या था फॉर्मूला तो रटा था। रहने दो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, याद कर लेना फिर से। देखो भाई, स्क्रीन के सामने आपके पास ऑप्शन है। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ करेंगे, और ध्यान से करना इसे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सबसे पहले दो तीन चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, वाटर सॉलिड था, सॉलिड से उसे लिक्विड बनाएंगे, सेम टेम्परेचर पर लिक्विड बनेगा, एंट्रोपी में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रही है, एंट्रोपी विल चेंज और नॉट? बताओ। यस चेंज होगी। सॉलिड से लिक्विड ऑब्वियस एंट्रोपी बढ़ेगी, तो S1 उसको नाम दिया इन्होंने, 273 केल्विन। टेम्परेचर नहीं बदलेगा। गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, सुना हुआ है सभी ने? पानी को 0 डिग्री पर बर्फ होता है, 0 डिग्री पर ही लिक्विड होता है। तो हमने बर्फ को लिक्विड बनाने के लिए जितनी एनर्जी यूज की, वो उसकी स्टेट चेंज करने में यूज हो गई। स्टेट चेंज हो गई, इसलिए उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। गायब होगी क्यों? स्टेट को चेंज करने के लिए भी तो एनर्जी लगी ना। तो टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं दिखाई दिया, लेकिन अंदर ही मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को तोड़ने में यूज हो गया। तो वो लेटेंट हीट होती है, और उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से एंट्रोपी बदल गई, बढ़ गई। तो यहाँ 273 केल्विन पर 0 से बर्फ से लिक्विड बना दिया, एंट्रोपी नंबर 1। फिर अब ये लिक्विड जो था, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पर कर दिया। 100 पर भी तो लिक्विड लिक्विड ही होता है, वाटर तो लिक्विड ही होता है 100 पर। तो इसकी भी एक और एंट्रोपी चेंज हुई, 0 से 100 तक, 273 से 373 तक। अब मैं 0 से 100 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 0 आपके लिए, 0 डिग्री सेल्सियस आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, बहुत फैमिलियर है कि 0 पर आइस होता है, वाटर 0 पर लिक्विड भी होता है। तो 0 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री बॉइलिंग लिक्विड तक पहुंच गया वाटर का टेम्परेचर, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स का चलना बढ़ गया, मोशन बढ़ गई, तो एंट्रोपी बढ़ गई। ये एंट्रोपी नंबर 2 बढ़ी। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। फिर एंट्रोपी नंबर 3 की बात करते हैं। तो एंट्रोपी नंबर 3 देखिए क्या है। ये जो लिक्विड था, अब ये बॉइल होकर गैस बन गया, लिक्विड से गैस बन रहा है, याद रख लेना, है ना। टेम्परेचर अब नहीं बदलेगा, 100 डिग्री पर ही वो गैस बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, एंट्रोपी नंबर 3, मतलब उसकी एंट्रोपी फिर से बढ़ गई। लिक्विड की कम थी, गैस की ज्यादा होगी। अब इसी गैस को 373 से उसने 383 केल्विन तक बदला, मतलब 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिया। गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन 10 डिग्री के हिसाब से और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, एंट्रोपी फिर से बढ़ गई, एंट्रोपी नंबर 4। ये चारों एंट्रोपियां कैसे बढ़ी समझ में आया? लिक्विड टू लिक्विड, पहले सॉलिड से लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया, फिर लिक्विड को बॉईल किया, फिर बॉईल को गैस बनाया, फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया। क्लियर है बेटा? यस सर। वो समझ आ गया ना? बाकी के हमारे स्टूडेंट जो सोए हुए हैं, हाइबरनेटेड स्टूडेंट्स, @all हाइबरनेटेड स्टूडेंट्स। सर एरर 404 नॉट फाउंड। क्या बेटा? कुछ नहीं सर। कुछ और ही बोल रहे हो क्या, है ना? चलो ठीक है। अब देखो भाई, अब 2-3 फॉर्मूले यहाँ यूज होते हैं। अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन हमें पता है। फ्यूजन क्या होता है भाई? सॉलिड से लिक्विड बनना, ये फ्यूजन होता है। तो उसने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा था, और टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन भी दे पता है हमें, 273 हो तो सेम ही होता है, वो कभी नहीं चेंज होगा दोनों का। 0 पर ही वो लिक्विड होगा, 0 पर ही सॉलिड होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन को दोनों को डिवाइड करने पर एंट्रोपी आ जाती है। पहला फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, अगर एंट्रोपी निकालनी है तो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अब भाई दोनों लिक्विड स्टेट में है, टेम्परेचर बढ़ गया, अब कैसे एंट्रोपी निकालें? क्या हम फ्यूजन की ये वाली एंथैल्पी तो यूज कर ही नहीं सकते, दोनों लिक्विड है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Cp या Cv, जो भी है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, है ना। नेचुरल लॉग T2/T1। अब यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर होंगे, क्योंकि लिक्विड से लिक्विड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यस, क्लियर है? दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर है, सेम टेम्परेचर पर है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर एट विच फ्यूजन इज
गोइंग ऑन। और अगर अलग अलग टेम्परेचर हैं तो T2 बाई T1 Cp से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एंट्रोपी आ गई। दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? यस बेटा? यस सर। तो देखिए पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंथैल्पी फ्यूजन हमें दे रखी थी, टेम्परेचर हमें 273 पता है, वैल्यू निकल गई। दूसरे S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? T1 T2 पता है, नेचुरल लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। Cp की वैल्यू उसने दे रखी है 4.2 kg किलो जूल, है ना, पर केल्विन पर केजी, तो ये भी निकल गया, है ना। क्या निकालेंगे इसमें? 4.2 था, मल्टीप्लाई में नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया, 2.303 लॉग 373 लॉग 273 माइनस में लगेगा। अब 373 और 273 दोनों की वैल्यू उसने दे रखी है, क्वेश्चन से आप उठा सकते हैं, और ये वैल्यू आ गई। तो S2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं S3। S3 में क्या हुआ, ध्यान से देखो, टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा नीचे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर बन रहा है, लिक्विड से गैस बन गया वेपर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को टेम्परेचर डिवाइड कर दो, एंट्रोपी आ गई। इसकी एंट्रोपी भी निकाल ली, तीसरी एंट्रोपी। चौथी एंट्रोपी क्या है? टेम्परेचर बदल रहा है भाई, तो टेम्परेचर बदल रहा है, T2 बाई T1 Cp से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो Cp इसने दिया था, एंट्रोपी कितनी दी थी इसका? Cp कौन जो हीट कैपेसिटी 2 किलो जूल था, वहां पर देखो हीट कैपेसिटी कितना था, 4.2 किलो जूल था, ठीक है। याद रखना ये अलग अलग है कि वेपोराइजेशन पर, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन सबकी अलग अलग है ना। तो ये Cp2 था, मल्टीप्लाई में T2 बाई T1, ये T2 बाई T1 कितना था? 383 और 373। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये बॉयल किस टेम्परेचर पर होता है वाटर का, तो वैसे सबको पता होता है, बस कोई दूसरा लिक्विड हो वो बॉयल टेम्परेचर नहीं पता है तो वो आपको दिया होगा डेफिनेटली। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर हमारे पास ये आ गया। अब टोटल एंट्रोपी क्या आएगी? S1 S2 S3 S4 चारों को जोड़ दो, टोटल एंट्रोपी आ गई। हाँ भाई, तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले कंफर्म हो गए, है ना। एक ये है, 2 ही है, एक ही है बस, और तीसरा फॉर्मूला तो एक्चुअल में इन सबको जोड़ रखा है। क्लियर है बेटा? तो 2 ही फॉर्मूले यूज हुए हैं, लेकिन यूज बड़े प्यारे तरीके से कर रखे हैं। सबको समझ में आ गया थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिस इज द ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफ्स में बच्चों को बहुत तकलीफ रहती है, और इन्हीं को देखकर बच्चे सोचते हैं कि हमें थर्मो समझ में नहीं आ रही। बाकी के सारे क्वेश्चंस तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें तो फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, है ना। और फिर थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा जगलिंग, तो जगलिंग के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भले ही फॉर्मूला आता है, लेकिन आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, इसमें फॉर्मूला भी यूज होता है और थोड़ा दिमाग भी यूज होता है, तो हम ध्यान से करेंगे। कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल है, याद रखना, आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंड कर रही है गैस, तो मतलब हमारे ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। आइडियल गैस है, ठीक है। क्लोज सिस्टम है, ठीक है, क्लोज में होगा, अगर गैस है तो ओपन सिस्टम में तो नहीं होने वाला, वरना उसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं कर सकते। 2 डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 और T2 के ऊपर हो रही है कोई गैस, ठीक है। अब यहाँ पता नहीं इसने T1 ज्यादा है या कम है, ये कुछ ग्रेटर देन या लेस देन दे रखा है, ठीक है, या तो ऐसा है या ऐसा है, वो नीचे पता लगेगा, है ना। द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम इज। वर्क डन और फाइनल वॉल्यूम के बीच में करेक्ट जो है ग्राफिकल डिपिक्शन, मतलब करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा वर्क डन और इसके बीच में, ये हमें बताना है। तो ए है, ये रहा, बी है, ये रहा, सी है, ये रहा, डी है, ये रहा, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस है। अब इन चारों ऑप्शंस में क्या है? ये वर्क डन है, वर्क डन है, वर्क डन है, वर्क डन है, तो एक लाइन पर वर्क डन है, दूसरी लाइन पर क्या है? नेचुरल लॉग वी, नेचुरल लॉग वी, नेचुरल लॉग वी, नेचुरल लॉग वी, दूसरी तरफ है नेचुरल लॉग वी। तो वॉल्यूम और वर्क डन का ग्राफ है, इतना समझ में आ गया होगा, वर्क डन एंड वॉल्यूम का नेचुरल लॉग है। और टेम्परेचर T1 और T2 है, वो बता रखा है कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, कौन सा ग्राफ सही होगा ये अब आपको बताना है। यहाँ पर 0 है वर्क डन, वॉल्यूम भी यहाँ पर 0 है, आप ऐसा मान सकते हैं, तो पॉइंट है। तो मान के चलो यहाँ से इसने शुरू किया, ठीक है, कोई ना कोई वर्क कुछ ना कुछ यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और ये वर्क डन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, वर्क डन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, वर्क डन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या कह रही है? एक्सपेंशन ऑफ गैस है, ठीक है। आइसोथर्मल वर्क डन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल है, ठीक है, तो वर्क डन और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। रिवर्सिबल है तो स्मूथ लाइन की तरह चलेगा, है ना, वरना वो स्टेप्स में चलता है, इरिवर्सिबल वर्क डन स्टेप में होता है। तो देखो वर्क डन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी यही हो रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको?
यस बेटा, यार ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक ऐसा वर्क डन है जहां पर दोनों का वॉल्यूम, मतलब दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर वर्क डन और वॉल्यूम कॉमन आ रहा है। क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? ये सोचिएगा। तीसरा ग्राफ देखिए, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, ये लगभग दोनों जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखो, यहाँ पर ये ऐसे मिलने की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर कुछ क्रॉस करने की बात कर रहा है। ये यहाँ ऐसे करेंगे तो ये लगभग यहाँ जीरो होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो सेम है। और देखो T2 और T1, T2 T1 इसका भी ध्यान रखना, T2 T1 T2 T1 सारे के सारे ग्राफ तो एक जैसे ही हैं। अब आप ये कहें ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम से दिख रहे हैं, क्या फर्क है? अभी समझ में आया? मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, सिर्फ ग्राफ में हल्का हल्का फर्क है, यानी उनकी वैल्यूज में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। यस, क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी सर। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, T1 T2 टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो गैस ज्यादा, तो T1 जो है वो कम होना चाहिए T2 से। टेम्परेचर हाई होगा तो गैस का वर्क डन बढ़ेगा, गैस ज्यादा वर्क डन करेगी, ठीक है, बस सीधी सी बात है। तो भाई देखिए, अब यहाँ पर वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है भाई? W इक्वल NRT नेचुरल लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल, या फिर NRT V फाइनल बाय V इनिशियल। दो बार क्यों दे रखा है इन्होंने? V बाय V इनिशियल ऐसा कुछ, V फाइनल एंड V इनिशियल है, ठीक है, ये फाइनल है ये इनिशियल है, V इज V फाइनल, यहाँ F लगाया नहीं इन्होंने क्या, ठीक है। W इक्वल NRT नेचुरल लॉग V और माइनस कर सकते हैं NRT नेचुरल लॉग I VI, कर सकते हैं ऐसा? यस सर। डेरिवेशन है जनरल और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइनल मतलब इनिशियल वाले का नेचुरल लॉग है, तो मैं इसको अलग से लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग और NRT को दोनों के साथ में कुछ ऐसे कॉमन कर सकता हूँ, प्लस माइनस करके। नेक्स्ट देखो, ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c होता है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको याद है, मैथ वाले स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पर स्लोप m होता है जो कि NRT है, इंटरसेप्ट जो है NRT नेचुरल लॉग v, ऐसा कुछ है। बताओ भी कौन सा क्या है, सोचिए जरा, क्या इक्वेशन बनेगी ये? y इक्वल mx m इंटू x, NRT यहाँ फिक्स है, कांस्टेंट है क्या NRT? R गैस कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, और V2 बाई V1 प्लस C जीरो है, ठीक है। आगे देखते हैं, रुको जरा। Thus plot W with natural log V will give straight line। W और natural log V जो है वो स्ट्रेट लाइन देना चाहिए, in which slope of 2T2 is greater than the slope of 1T1 in all the options, सभी ऑप्शंस में। ये तो सही है, T2 का स्लोप जो है वो ज्यादा है T1 से, देखो इसका स्लोप ज्यादा है ना इसके स्लोप से, इनका एंगल, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ये सब में ही ज्यादा है, यहाँ पर ये यहाँ कम हो रहा है, बस एक जगह पर ये कम नहीं, स्लोप तो इसका भी कम नहीं है, बस ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा गहरा ग्राफ है, ध्यान रख लेना। नाउ इफ V इनिशियल इक्वल टू 1, अगर देन Y इंटरसेप्ट NRT VI become positive and it is positive for one case। अगर VI की वैल्यू में 1 लेता हूं तो भाई सीधी सी बात है, क्या पॉजिटिव हो जाता है? NRT VI become positive। if it is positive for one case then it is positive for all other case also। अब ये लाइन किसको समझ में आई है मुझे ये बताओ? बोलो भाई। अगर मैं V इनिशियल की वैल्यू 1 कर देता हूं तो ये NRT पॉजिटिव हो जाएगा, Y इंटरप्ट करेगा, जो इसका मतलब B और D ऑप्शन गलत है। B और D ये ऑप्शन गलत हैं, ये इंटरसेप्ट नहीं करने वाले एक दूसरे को, ये कटिंग को नहीं करने वाले हैं। ये लाइन किसको समझ में आई? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, W इक्वल NRT नेचुरल लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल को अगर आप
y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें y क्या है? बताओ भाई मैथ वाले स्टूडेंट्स। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो y को मैं w मानू, w y एक्सिस के ऊपर है यस और तो x वर्क एक्सिस पर क्या है मेरा? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो ये है x एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है nRT, ये क्या होता है मेरा? वो m है। और c प्लस में c, क्या प्लस में c दे रखा है इन्होंने कुछ? क्या c कांस्टेंट है, दैट इज 0, तो ये 0 होगा। जहां से ग्राफ शुरू होगा 0 से ग्राफ शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन 0 है और वॉल्यूम भी 0 है उस टाइम पे, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो वो 0 से कहीं से स्टार्ट होगा, तो हम इसको तो भूल जाते हैं। तो ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हम c को यहां से उड़ा देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब देखो उसने क्या किया, अगर मैं v इनिशियल को 1 कर देता हूं, अब यहाँ ये बोल रहा है vi अगर 1 है देन y इंटरसेप्ट, अब और y किसके ऊपर इंटरसेप्ट करेगा? nRT, नेचुरल लॉग vf, तो फाइनल वॉल्यूम तो जो भी है वो nRT के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा y। ये इंटरसेप्ट होता है ना m, तो यहाँ कहीं वो जुड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है? बिकम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ये एक जगह पर पॉजिटिव तो सब जगह पॉजिटिव होगा, इसलिए d और d इनकरेक्ट होंगे। अब ये b में क्या कर रखा है? यहां देखो ये नेगेटिव पर जा रहा है नेगेटिव पे कि नहीं? सर जा रहा है। ये वाला तो नहीं जा रहा, बट ये वाला ग्राफ नेगेटिव पे जा रहा है। और सेम एज इट इज नीचे वाला ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ भी यहाँ नेगेटिव पर, y की वैल्यू ये y एक्सिस के ऊपर ये नेगेटिव जा रहे हैं, तो इस वजह से ये y एक्सिस पर नेगेटिव नहीं हो सकते, सिंपल और साफ चीज। तो इस वजह से ये ऑप्शन ये नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है। और यहां पर भी ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, दैट इज इट इज सेइंग नेगेटिव। हाँ भाई ये बात सबको अब समझ में आई? जल्दी से बता दो, किसी को समझ में नहीं आई? सर समझ आई। आ गई, ठीक है। आगे देखिए, इफ वी एक्सटेंड द प्लॉट ए इट सीम्स टू बी मर्जिंग विद विच इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर ए को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये भी मर्ज कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, ये भी नॉट पॉसिबल। मैंने बोला था कि मैं एक ही टेम्परेचर पर दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इट सीम टू बी मर्जेस विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ दे आर मर्जिंग दे गिव सेम पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, दोनों एक ही पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट देने वाले हैं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये सारी लाइन याद रख लेना, बट दे कैन नॉट हैव सेम बिकॉज वैल्यू ऑफ टी इज डिफरेंट। टी की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो वाई के ऊपर वो सेम जगह पर, दोनों के दोनों वाई पर सेम जगह पर नहीं हो सकते हैं, वाई पर सेम इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। If we extend the line T1 and T2 given in option C, it seems to be touching at the origin. C क्यों? अब C में देखो मैंने बोला था ना ये तो दोनों जीरो पर ही टच करती है ना, C वाली लाइन है दोनों जीरो पर टच करेंगी, ठीक है, हम मान सकते हैं। आगे क्या कहता हूँ, टचिंग जीरो, if they touch at the origin then y intercept becomes zero which is not possible, ये भी जीरो पर पॉसिबल नहीं, thus it is not exactly correct answer among the all the options appropriate one. That's it, सारे ऑप्शन गलत हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सीधी बात इसमें क्या सीखा मेनली, T1 T2 बड़ा है छोटा है, W और नेचुरल लॉग V का ग्राफ बनाना है, लेकिन इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव में नहीं इंटरसेप्ट कर सकता टेम्परेचर में, पहली बात याद रखना, ठीक है। इंटरसेप्ट यानी जो हमारा एनआरटी वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, यहाँ दोनों में नेगेटिव है, यहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो तो यहाँ भी कर रहे थे, ये भी गलत था वैसे तो, बट इन्होंने नेगेटिव वाले पॉइंट को लिया, यहाँ कट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ऐसे ही यहाँ कट कर रहे हैं, एक्चुअली जीरो पर नहीं, याद रखना कहाँ कि इनका इंटरसेप्ट एक दूसरे को यहाँ कट कर रहा है, इस जगह पर, ये समझ में आ गया। और इस जगह पर इनका इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों सेम ओरिजिन से कैसे वो डेविएट हो सकते हैं, जबकि T1 T2 अलग अलग है। और लास्ट वाले में क्या कर रहा था, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से दोनों स्टार्ट होते नजर आ रहे हैं, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए चारों ऑप्शन इस ग्राफ के गलत हैं। समझ में आया? अभी ग्राफ में कुछ खास नहीं था, बस हल्का सा घुमा रखा, ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। बोलो।
सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें चारों आंसर गलत हैं तो फिर हम आंसर क्या करेंगे? ये ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो, चारों आंसर गलत नहीं हो सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। बट यहाँ पर इन्होंने क्या ये कौन से उसका था यार, बात तो ये सही है, इनमें से कुछ तो सही होना चाहिए। कोई भी सही नहीं दिखा रखा आंसर, बट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। लेकिन देखो इन्होंने लास्ट में एक और चीज लिखी है, सच हमने ये लाइन तो पढ़ी नहीं, अमंग द does it is not exactly correct answer but among these options it is the most appropriate, मतलब सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन वाला फिर भी ठीक नजर आता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब चारों ऑप्शन गलत है बट फिर भी सी वाला थोड़ा ज्यादा रियलिटी के करीब है। अब ये अंदाजे भी साइंस में लगते हैं, ये कमाल की बात है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, मैथ वाले स्टूडेंट एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कि ये आंसर है तो यही आंसर है, लेकिन साइंस में कुछ अंदाजे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करवा रहा हूँ, खत्म करेंगे इसे। द कंबशन ऑफ द बेंजीन गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच कंबशन के बाद में, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और इतनी एनर्जी जो वो देता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। हीट ऑफ कंबशन उसकी ऑफ बेंजीन कांस्टेंट प्रेशर विल बी, कंबशन की हीट निकालनी है, सीधा फॉर्मूला लगेगा, आर की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है। तो क्या होगी कंबशन की हीट, दैट्स इट, सीधा फॉर्मूला है Hp इक्वल U प्लस NgRT। तो एंथैल्पी, अब देखो यहां से उसने बैलेंस कर ली इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस करनी आती है ना हाइड्रोकार्बन वाली, y प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 और ये कितना आता है y बाई 2 और ये कितना होता है x होता है ना, याद है। तो इसी इक्वेशन को हमने बैलेंस किया और कुछ नहीं किया उसकी हेल्प से, उसके बाद में डेल्टा n की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि डेल्टा NgRT निकालना है। डेल्टा n की वैल्यू 1.5 निकली, U पता है, T पता है, T 25 डिग्री दिया था 298 केल्विन हो गया, R पता है, Hp की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है भाई, यही पूछा था कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर RT, ठीक है। मैं क्या बोला, कंबशन ऑफ, हाँ ठीक है, कंबशन ऑफ रिएक्शन पूछा था, ठीक है भाई। कंबशन गिव्स दिस हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट विल बी, हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रही है, वही है डेल्टा H, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। और यार